हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिव्यूअर। गाइस, बेसिकली इस लेक्चर में आज मैं कुछ फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं हूँ। इस लेक्चर में मैं आज एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा जो क्वेश्चन मेरे कुछ स्टूडेंट्स द्वारा पूछा गया है। स्टूडेंट्स मेरे को क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि सर मेरे को इस बार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था, बट कुछ दिन पहले MHRD द्वारा एक रैंक निकाला गया है, डैट इज़ NIRF रैंकिंग, और उसके अनुसार से मैं कुछ कॉलेज को देख रहा हूँ तो किसी कॉलेज का रैंकिंग बहुत अच्छा दिखाया गया, किसी कॉलेज का रैंकिंग बहुत ख़राब दिखाया गया। तो बेसिकली मेरे को एडमिशन क्या इस रैंकिंग के हिसाब से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उस क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करूंगा बाय द एग्जांपल्स ऑफ थ्री सेट ऑफ एग्जांपल्स। और वो फर्स्ट सेट ये है IIT बॉम्बे और IIT मद्रास। अगर IIT बॉम्बे की मैं NIRF रैंकिंग देखूँ तो थर्ड है, और IIT मद्रास की NIRF रैंकिंग देखूँ तो फर्स्ट है। मैं लास्ट 5 ईयर की बात करूँ तो जो ऑल इंडिया रैंक 1 होता है IIT JEE का, वो सारे बच्चे IIT बॉम्बे को प्रीफर करते हैं इन कंपेरिजन टू IIT मद्रास। मैं कभी ऐसा नहीं देखा हूँ लास्ट 5 ईयर में कि IIR रैंक 1 जो है वो IIT मद्रास को चूज किया और IIT बॉम्बे को नहीं चूज किया। तो क्या आप यहाँ से कह सकते हो कि IIT मद्रास इज़ फार बेटर देन IIT बॉम्बे? मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो IIT जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो IIT मद्रास को चूज करता है इन कंपेरिजन टू IIT बॉम्बे। दूसरा ये है DTU और अमेठी यूनिवर्सिटी। DTU मीन्स दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगर मैं यहाँ पे NIRF रैंकिंग देखूँ DTU का तो 36 है और अमेठी यूनिवर्सिटी का 32 है। यहाँ से अगर रैंकिंग देखें तो यहाँ पे लग रहा है कि अमेठी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कॉलेज है इन कंपेरिजन टू दिल्ली टेक्निकल। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो वहीं पे अगर मैं देखूँ कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन प्रोसेस अगर देखोगे तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको JEE मेंस में मिनिमम 8000 रैंक चाहिए, तभी आप वहाँ पे किसी भी ब्रांच में आपको एडमिशन ले पाएंगे। और अगर उसमें भी अगर आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम रैंक 3000 के अंदर होना चाहिए। बट अगर आप अमेठी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, आपको कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि कॉलेज कौन सा अच्छा है और कौन सा ख़राब है। क्या यहाँ पे आप कह सकते हो अमेठी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, NIT पटना और NIT अगरतला की बात करता हूँ। NIT पटना का NIRF रैंकिंग जो दिया गया है 92 है, और अगरतला का जो NIRF रैंकिंग दिया गया है 75 है। यहाँ से तो आप कह सकते हो कि NIT अगरतला बहुत अच्छा कॉलेज है इन कंपेरिजन टू NIT पटना। जब मैं 12th में था तो मेरी जो रैंक आई थी 31,000 रैंक आई थी। उस समय मेरे को NIT पटना नहीं मिला था, बट मेरे को चाहता तो NIT अगरतला ले सकता था, बट मैं नहीं लिया था, क्योंकि उस समय का जो परसेप्शन मेरे को लगा था इस कॉलेज, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अभी भी अगर मैं एवरेज पैकेज की मैं बात करूं तो इसका एवरेज पैकेज अभी भी अप्रॉक्स 4 लाख के आसपास है, और NIT पटना का एवरेज पैकेज अप्रॉक्स 8 लाख है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं इसका रिजल्ट कुछ लास्ट 5 ईयर का रिजल्ट में अगर देखूं तो NIT पटना रेगुलर हर एक साल गेट एग्जाम्स में वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, या फिर UPSC एग्जाम्स में बहुत अच्छे कर रहे हैं, बट यहाँ का मैं ऐसा कुछ रिजल्ट सुना नहीं हूँ अभी तक। और NIT पटना की इस वर्ष की मैं अगर बात करूँ तो इस वर्ष की गेट एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक जो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का वो NIT पटना का है। तो मैं NIT अगरतला का ऐसा कुछ सुना नहीं हूँ। तो और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि अगर मान लो किसी बच्चा का ऑल इंडिया रैंक कुछ अच्छा आया है JEE मेंस में, और उससे पूछा जाएगा कि आपको NIT पटना और NIT अगरतला में किस में एडमिशन लेना है, तो बच्चा कभी, मुझे नहीं लगता है कि बच्चा को कहेगा कि मुझे NIT अगरतला लेना है और NIT पटना को छोड़ना है। अब ये आप पे डिसाइड करता है कि आप कौन सा चूज करोगे। और आप बताओ कि तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो आपको पिछले वाले में जो आपको NIRF रैंकिंग जो दिखाया जा रहा था, वो NIRF जो रैंकिंग दिया गया वो किस बेसिस पे दिया गया है। कैसे आप कहेंगे कि कोई कॉलेज बहुत अच्छा था या कोई कॉलेज बहुत ख़राब था, उसका बेसिस क्या था बताने का। तो उसका बेसिस मैं बताने के लिए मैं लेता हूँ उसका पैरामीटर्स और उसके वेटेज। यहाँ पे 5 पैरामीटर्स में लिखा हूँ और उसका वेटेज लिखा हूँ। उसके 5 पैरामीटर्स में अगर फर्स्ट पैरामीटर को देखा जाए दैट इज टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। अगर टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज की बात किया जाए तो इससे आप ये समझो कि आपके कॉलेज में जो प्रोफेसर्स आपको टीच कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी ऑफ क्या है, क्या कितने वहाँ पे टीचर्स जो PhD करके पढ़ा रहे हैं, कितने सीनियर PhD वहाँ पे हैं, कितने न्यू PhD वहाँ पे हैं। और लर्निंग, अगर लर्निंग की बात करें तो आप कितने इंटरेस्टेड हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हो वो कितने इंटरेस्टेड है किसी सब्जेक्ट को लेके। जैसे वहाँ पे बहुत सारा वहाँ पे फेस्ट होता है या जो कुछ होता है, जैसे रोबोटिक्स हो रहा है, कोई इनोवेशन हो रहा है, वहाँ पे कितने आप इंटरेस्ट लेकर उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वो आपकी लर्निंग पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज मीन्स क्या, आपके वहाँ पर लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज
और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का स्पोर्ट्स जो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कुछ हो रहा है क्या उसके लिए जगह है या नहीं है, ये सारे चीज़ जो डिपेंड करता है वो फर्स्ट पैरामीटर्स था उसकी वेटेज 30% है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज की रैंकिंग क्या अच्छी होने वाली है या ख़राब होने वाली है। अगर सेकंड की मैं बात करूँ, डेट इज रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैब परफॉर्मेंस। रिसर्च मीन्स आपके कॉलेज से कितने रिसर्च पेपर पर ईयर आपके कॉलेज से पब्लिश हो रहा है, कितने वहाँ के जो प्रोफेसर्स और वहाँ के स्टूडेंट्स के बीच का कैसा कोलेबोरेशन करके किस तरीक़े से रिसर्च पेपर पर ईयर दे रहा है या नहीं दे रहा है। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ उस प्रोफेशनल प्रैक्टिस की, तो वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कितने प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट के बीच में कितने प्रोफेशनली तरीके से किसी सब्जेक्ट को डील कर पा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है और उसकी वेटेज थोड़ा बहुत नहीं 20% है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ डेट इज ग्रेजुएशन आउटकम्स की, तो ग्रेजुएशन आउटकम्स में अगर समझो कि अगर मान लो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई बच्चा पास आउट करता है, तो पास आउट करने के बाद उसके हाथ में कुछ है या नहीं, कुछ हाथ में कहने का मतलब ये है कि अगर वो बच्चा पास किया तो उसकी परसेंटेज क्या है, क्या वो यूनिवर्सिटी में एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है, क्या एग्जाम ग्रेजुएशन पास करने के बाद क्या उसके पास कोई जॉब है या नहीं, कुछ अच्छे पैकेज का जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कोई PSU एग्जाम्स या फिर गेट एग्जाम्स में कोई अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के बच्चा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली हो सकता है कोई PSC एग्जाम, स्टेट PSC एग्जाम्स या कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक एग्जाम में वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये हो गया ग्रेजुएशन आउटकम्स, और ये थोड़ा बहुत ना 25% मैटर करता है आपकी कॉलेज की रैंकिंग पे। नेक्स्ट है डेट इज आउटरीच। आउटरीच कहने का मतलब ये है कि आपके कॉलेज में क्या जो कॉलेज आपका है उस स्टेट का ही बच्चा सिर्फ पढ़ता है या फिर अदर स्टेट का भी बच्चा पढ़ता है या अदर कंट्री का भी बच्चा पढ़ता है। मान लो अगर मैं वेस्ट बंगाल का किसी कॉलेज में हूँ तो सिर्फ उस कॉलेज में क्या वेस्ट बंगाल के बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया का जो अदर स्टेट्स है वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या अदर स्टेट का भी बच्चा वहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। और भी है यहाँ पे चीज़ें जैसे आउटरीच मतलब क्या, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का सेक्स रेशियो यहाँ पे क्या है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो फिजिकली चैलेंज जो होते हैं बच्चे वो यहाँ पे उसका प्रेजेंस है या नहीं है। यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है, दैट इज आउटरीच, और ये भी 15% मायने करता है। द लास्ट वन इज परसेप्शन। और परसेप्शन कौन बनाता है अपना कॉलेज का? परसेप्शन डिपेंड करता है उस कॉलेज के प्रोफेसर्स पे, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स पे और आसपास के सराउंडिंग्स पे। उसके पेरेंट्स जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है उसके पेरेंट्स का परसेप्शन क्या है, जो कंपनीज वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ रही है उसकी परसेप्शन क्या है, जो स्टेक होल्डर है उस कंपनीज का उसकी परसेप्शन क्या है। तो ये परसेप्शन भी डिपेंड करता है 10%। और मैं तो कहूँगा जो मोस्ट ऑफ द परसेप्शन जो डिपेंड करता है वहाँ का वो बच्चे पे डिपेंड करता है, डेट इज वहाँ का स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, अब मैं इस NIRF रैंकिंग को बेटर तरीके से समझाने के लिए जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसकी एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल में पढ़ता हूँ, वहाँ पे कॉलेज का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये बेसिकली IIM से फेमस है। ओके, वेस्ट बंगाल का 2 कॉलेज में लेता हूँ, IIM और हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। देखो मैं 2017 में इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। अगर मैं 2017 की मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं तो मेरा जो कॉलेज था वो टॉप 100 में था। और सिमिलरली अगर मैं वहाँ पे देखूं जो हल्दिया जो था वो टॉप 150 में भी नहीं था। अच्छा, अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो IIM में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 7000 रैंक चाहिए था उस टाइम। अभी का मुझे नहीं याद है, बट उस टाइम 7000 रैंक चाहिए था आपको किसी भी लास्ट ब्रांच तक लेने के लिए। बट सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ हल्दिया में, तो हल्दिया में मेरा कुछ फ्रेंड्स पढ़ रहा है और उसमें जो एडमिशन लिया था उसका जो लास्ट रैंक गया था, मतलब लास्ट जो कट ऑफ गया था वो 17000 रैंक था। ओके, अभी का जो अगर आप रैंक देख रहे हैं जो उसका 163 रैंक है और इसका 192 रैंक है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? अगर मैं देखूँ लास्ट 3 ईयर, क्योंकि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं लास्ट 3 ईयर का देखूँ यहाँ का और यहाँ का, मगर क्योंकि यहाँ मेरा फ्रेंड है और यहाँ पे मैं खुद हूँ, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो पहले प्रोफेसर्स पढ़ा रहे थे अभी भी प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। जो पहले रिसोर्सेज था, मतलब जो पहले लेबोरेटरी और फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो पहले था, सिमिलरली अभी भी है। अगर यहाँ पे भी देखा जाए, सिमिलरली अगर मैं अपने दोस्तों से बात करते रहता हूँ तो यहाँ पे भी जो पहले था वो अभी भी है। अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट की मैं अगर बात करूँ तो प्लेसमेंट में जहाँ तक कि IIM इम्प्रूव किया है ना कि डिग्रेड किया है। सिमिलरली अगर मैं HIT की बात करूँ, यहाँ पे भी मेरा दोस्त का यही कहना है कि कुछ खास नहीं है, जो पहले था वही था। बट मुझे ही नहीं पता लगता है कि यहाँ पे रैंकिंग किसी का रैंक ऊपर बढ़ गया और किसी का रैंक ऊपर बढ़ गया और किसी का रैंक नीचे चला गया। अब ये क्यों गया है मुझे नहीं पता। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप बट हाँ, एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब देखो जो NIRF रैंकिंग जो दिया गया है वो MHRD के द्वारा दिया गया। अब MHRD क्या करता है कि जो टॉप
10 रैंक का जो कॉलेज है, जो मतलब अच्छे से टॉप कॉलेजेज हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसको टॉप दिखाना है तो उस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके दिखाता है। अब छोटे छोटे जो कॉलेजेज हैं, मान लो 150 के ऊपर या फिर 100 के एबव जो कॉलेजेज हैं, उन पर उतना इन्वेस्टिगेशन लोग करते नहीं हैं। एक्चुअली डाटा जो है वो कॉलेज से मंगवाते हैं लोग। अब कॉलेज को डाटा भेजना है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कॉलेज अगर अपना कॉलेज को, सब कॉलेज चाहते हैं कि हम अपना कॉलेज को ऊपर दिखाएं। अब सब कॉलेज अपना ऊपर दिखाने के चक्कर में इसमें क्या होता है कि सारा जो डेटा भेजते हैं हम लोग अपलिफ्ट करके भेजते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है किसी कॉलेज का अपलिफ्ट डाटा भेजने के चक्कर में उसका रैंक बहुत अच्छा हो गया, और किसी कोई मान लो कॉलेज वो उतना अपलिफ्ट करके नहीं भेजा, कोई नॉर्मल डाटा भेजा, उसके कारण उसका रैंक थोड़ा। देखो क्या है कि जब से NIRF रैंकिंग आया है तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने कॉलेज को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरा कॉलेज का रैंक ख़राब क्यों आया, और या फिर जिस कॉलेज का बहुत अच्छा रैंक आया उस वहाँ के कॉलेज के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पे ना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। वो क्यों मैं बताता हूँ। अगर आप सोचो कि NIRF रैंकिंग किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैं सारा पैरामीटर्स बताया था। पैरामीटर्स क्या था कि रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो अगर आप इंडिविजुअली आप अपने आप को सोचो कि आपने अपने कॉलेज के लिए क्या किया, क्योंकि जब आप अपने कॉलेज में जब एडमिशन ले रहे थे तो आपकी कॉलेज का रिपुटेशन अच्छा था, तभी आप अपने कॉलेज में एडमिशन लिए थे। अगर अच्छा नहीं होता तो आप उस कॉलेज में नहीं आते। और एक चीज़ आप यह ध्यान रख लो कि जब आप कॉलेज में आए थे, आप कॉलेज के पास आए थे, कॉलेज आपके पास नहीं गया था। आप कॉलेज के पास इसलिए आए थे क्योंकि कॉलेज का परसेप्शन और कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू जो था आपके मार्केट में अच्छा था, तभी आप यहाँ पे आए थे। दूसरी बात, आप जो ब्लेम कर रहे हो अपने कॉलेज को कि कॉलेज का रैंकिंग ख़राब हुआ है, आप अपना खुद से इंडिविजुअली आप सोचो कि आपने कॉलेज के लिए क्या किया। अगर मैं सोचता हूँ अपने लिए तो मुझे ना कभी पेपर पब्लिश करने में इंटरेस्ट रहा, ना मैं कभी कोई इनोवेशन में पार्टिसिपेट किया हूँ, मुझे कभी ये सब सारी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि शुरू से मुझे फिजिक्स पढ़ाने में इंटरेस्ट रहा और मैं वो कर रहा हूँ। बट ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि और दूसरे बच्चे को नहीं है। मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पेपर पब्लिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हो सकता है मेरे कॉलेज का जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा, क्या आपने कभी सोचा है कि अदर कॉलेज में जो इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, क्या आपने पार्टिसिपेट किया? क्या कभी आपने IISc बेंगलोर या फिर IIT बॉम्बे या IIT खड़गपुर यहाँ पे कभी गया है, आपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है? क्या IIM कोलकाता या IIM अहमदाबाद कभी गया है, पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। जब आप खुद ने अपने लिए, अपने कॉलेज के लिए खुद कुछ किया ही नहीं, तो क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्या कॉलेज किसी एक सिर्फ मैनेजमेंट से बनता है? नहीं, कॉलेज एक टीचर से भी बनता है, एक प्रोफेसर से भी बनता है, एक स्टूडेंट से भी बनता है, और उसकी मैनेजमेंट से भी बनता है। आप सिर्फ कॉलेज को मैनेजमेंट पे मत डिपेंड छोड़ दो, कॉलेज आपसे बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो और अपने आप पे सोचो कि मैं कॉलेज के लिए क्या किया, क्या आपने पब्लिश किया नहीं किया। मैं एक पेपर पब्लिश की मैं बात कर रहा हूँ कि देखो IIT मद्रास में लास्ट ईयर 600 प्लस पेपर पब्लिश हुए हैं। 600 पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। क्या 600 प्लस पेपर जो पब्लिश हुआ है, क्या वहाँ के प्रोफेसर ने किया? नहीं, अप्रॉक्स 500 पेपर जो है वो वहाँ के स्टूडेंट ने पब्लिश किया। अब अगर IIT मद्रास का रैंकिंग 1 है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि वहाँ के बच्चे ने इतना इंटरेस्ट दिखाया और 500 पेपर पब्लिश करवाया। फॉरेन तक यहाँ के बच्चे ने पेपर को भेजा है, तो यहाँ का रैंकिंग स्वाभाविक ही अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए आज से आप अपना कॉलेज को ब्लेम करना बंद कर दो और कॉलेज के लिए सोचना शुरू कर दो कि हाँ कॉलेज का रैंकिंग इंप्रूव कैसे करना है, और अपने लिए सोचना शुरू। हाँ जी, अभी तक जो भी मैं बोला हूँ, हो सकता है कि कोई मेरी बात आपको हो सकता है बुरा लगा हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और लास्ट में मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मैं लास्ट 3 ईयर से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे IIT के लिए या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो NIT या फिर कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी लिए हैं। तो मैं ये ऑफलाइन पहले पढ़ाता था, बट और लॉकडाउन की वजह से मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया हूँ। और इसी यूट्यूब चैनल पे मैं लास्ट 15 डेज से वीडियोज़ भी ऑर्गेनाइज वे में डाल रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने भाई बंधु या फिर दोस्त जो भी कोई हैं, आप मेरे चैनल को रिकमेंड कीजिए और उनको बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में और कोटा के लेवल में पढ़ाई देने वाला हूँ। सो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो। सो थैंक यू, कीप स्माइलिंग।